हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की इस सीरीज़ में आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो साइकोलॉजी से रहेगी। सीडीपी की एक क्लास रहने वाली है और आज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की एक और क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले हमने पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी है उसको डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने 2 स्टेजेस दिए थे नैतिकता के, नैतिक विकास के बच्चों के अंदर। आज जो पढ़ेंगे वो कोलबर्ग के द्वारा दी हुई मोरल नैतिकता का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पियाजे से भी बन जाते हैं, बट मैक्सिमम जो टाइम आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कोलबर्ग की थ्योरी से ही बनते हैं, बिकॉज ये वाली थ्योरी जो है आपकी कंप्लीट है और फेमस है। जबकि जो पियाजे की जो थ्योरी थी, नैतिक विकास की जो थ्योरी थी, वो इनकम्प्लीट थी। उन्होंने उस पर कंप्लीट वर्क नहीं किया था, बिकॉज वो बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर स्विच कर गए थे। तो आपको जो है उसी चीज़ को लिंक करते हुए यहाँ पर चलना है और आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत, और ये आपका दिया गया था लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। अगर आपसे कोई पूरा नाम पूछे तो लॉरेंस कोलबर्ग, आप यहाँ पर पूरा नाम बताएंगे। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और बेसिकली ये इंस्पायर थे पियाजे से ही। इन्होंने उनके काम को कॉपी नहीं किया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है मोरल डेवलपमेंट का, वो इंस्पायर है पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से। उनसे इंस्पायर होकर के इन्होंने इस पर काम किया है और इन्होंने इस अपनी कंप्लीट थ्योरी में 3 लेवल दिए हैं नैतिक विकास के बच्चों के अंदर। और साथ ही इन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है कि ये जो थ्योरी आपकी, मतलब जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जो भी आपका लाइफ स्पैन है, जो भी आपकी पूरी जिंदगी है, वो आपका जो मोरल डेवलपमेंट है वो आपका कंप्लीट पूरे लाइफ स्पैन में चलता रहता है, पूरे जीवन काल में चलता रहता है। जबकि पियाजे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ 2 स्टेजेस की बात करी थी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपका जो नैतिक विकास है वो आपका ताउम्र जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है। ये चीज़ इन्होंने अपनी थ्योरी में डिस्कस करी है। अब इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी दिया है। बात करें अगर इनके जन्म की, तो 25 अक्टूबर 1927 को, अगर मैं यहाँ पर इनका बर्थ डेट लिखूं तो 25 अक्टूबर 1927 को इनका बर्थ हुआ और साथ ही 19 जनवरी 1987 को इनकी डेथ होगी। तो इनका ये 60 वर्षों का जो है इनका जो ये जीवन काल रहा। अंत दिया नैतिक विकास क्या होता है? नैतिक विकास का मतलब है जब आप सही और गलत को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए और एक प्रॉपर रीजनिंग दे पाए कि अगर आप कोई चीज को चूज कर रहे हो तो आप एक तर्क दे पाए भी, मैं इस बेस पर इस चीज को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप नैतिक तर्क के साथ सही और गलत में अंतर करना सीख जाते हैं तो मतलब आपका नैतिक विकास यहाँ पर हो रहा है। तो ये बात है। अब अपने इस 60 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि इन्होंने सुसाइड किया था, ठीक है। ये कुछ एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन से पीड़ित थे और उसकी वजह से इतना डिप्रेशन में चले गए कि इन्होंने जो है सुसाइड अटेम्प्ट यहाँ पर किया था। तो नेचुरल मृत्यु इनकी नहीं थी, ठीक है। तो ये बेसिक से जानकारी है, आई होप आपको पता रहनी चाहिए है। चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट से अपनी इस थ्योरी में। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। मोरल रियलिज्म में क्या होता है, मोरल डिलेमा में क्या होता है, मोरल रीजनिंग, मोरल कोऑपरेशन। जैसे पियाजे ने बात करी थी किसके बारे में, स्कीमा के बारे में बात करी थी, असिमिलेशन के बारे में बात करते हैं, अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं, इक्विलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं। ऐसे इन्होंने भी कुछ टर्म्स दिए थे। इन टर्म्स को, इन थ्योरी, इसकी जो थ्योरी है इस पर बढ़ने से पहले आपको ये टर्म्स यहाँ पर पता होना चाहिए है। देखिए, मोरल रियलिज्म का मतलब मैंने आपके साथ पिछली क्लास में भी स्टडी किया था। जो पियाजे ने आपकी 2 स्टेजेस दी थी, एक आपका हेटेरोनोमस स्टेज थी और एक आपकी ऑटोनोमस स्टेज थी। तो मोरल रियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो आपके रूल्स होते हैं, रूल्स आर अनचेंजेबल, ठीक है। रूल्स जो होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों के अंदर मॉरल रियलिज्म होता है उनको ये लगता है भाई जो नियम बनाए गए हैं समाज में वो फिक्स्ड हैं और आप उनको कैसे भी बदल नहीं सकते हैं, वो सोसाइटी की तरफ से इम्पोज किए हुए हैं। तो मॉरल रियलिज्म का मतलब क्या है कि रूल्स क्या है आपके, फिक्स्ड है, मतलब कि देवी तुल्य है। मैंने पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, देवी तुल्य, डिवाइन लाइक, डिवाइन लाइक, देवी तुल्य, आप इनको बदल नहीं सकते। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, नैतिक दुविधा। जब आपके सामने कोई 2 चीजें ऐसी है कि आप ना तो इसको चूज कर पा रहे हो ना आप उसको चूज कर पा रहे हो, तो वो आपका मोरल डिलेमा है। जैसे मान लो भाई शादियों के सीजन में आपका एचटेट होता है और आपका एक सेम डे पे आपका एचटेट है और सेम डे पे आपकी जो है ब्रदर की मैरिज आ गई है।
अब आपके लिए एचटेट भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सबको पता है भाई वैकेंसी आ सकती है, तो आपके लिए एचटेट भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाई शादी भाई की तो एक ही बार होती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आपके सामने दुविधा है कि आप एचटेट देने जाएंगे या फिर आपके सामने आप अपने भाई की शादी अटेंड करेंगे, या फिर आपके कोई दो एग्जाम यहाँ पर बन रहे हैं, आप एचटेट देने जाएंगे या फिर आपका कोई बैंक का एग्जाम लगा लो, यूपीएससी का एग्जाम लगा लो, एसएससी का एग्जाम लगा लो। तो अब आपके सामने मोरल डिलेमा है, ठीक है, कि आप किसे चूज करेंगे। रीजनिंग का मतलब है जब आप किसी भी एक चीज को, अगर एस्टेट और भाई की शादी है तो आप अगर मान लो एस्टेट चुनते हैं तो आप क्या तर्क देकर के चुनते हैं, वो आपकी मोरल रीजनिंग है। आपने ये तर्क दिया कि नहीं मेरे लिए एस्टेट ज्यादा जरूरी है, तो वो आपकी रीजनिंग है। आप अगर ब्रदर की शादी को चुनते हो तो आप क्या तर्क देकर के चुनते हो, आप उसके पीछे क्या कारण देते हो, वो आपकी मोरल रीजनिंग है, ठीक है, आपकी उस स्टेज की मोरल रीजनिंग है। मोरल कोऑपरेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर तो कहते हैं भाई रूल जो है फिक्स्ड है, रूल को चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहते हैं कि रूल कैन बी चेंज्ड, आप किसी भी रूल को बदल सकते हो। ऐसा नियम जो किसी की भलाई के लिए ना हो, उस नियम को चेंज किया जा सकता है। बट यहाँ पर इंटेंशन देखा जाता है, आप किस इंटेंशन से उस नियम को चेंज करना चाहते हो, आपकी पीछे उसके सोच क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हो, मान लो भाई ट्रैफिक लाइट पर सबको पता है भाई यहाँ पर रुकना होता है, जब रेड लाइट होती है तो आपको रुकना होता है। बट एक एम्बुलेंस जा रही है और बहुत ही क्रिटिकल एक पेशेंट को लेकर के जा रही है, तो क्या उस स्टेज में उस टाइम पर क्या उनको रूल को फॉलो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप यही कहेंगे कि भाई किसी की जिंदगी ज्यादा प्यारी है किसी भी रूल से, तो ऐसे टाइम पर आप रूल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और कोऑपरेशन का मतलब है सहयोग से चेंज कर सकते हो। कोई भी एक इंसान रूल चेंज नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों का जब सेम मत हो उसके बारे में, तब आप इस चीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कोलबर्ग ने दी है अपनी इस थ्योरी में। आई होप आपको समझ, इनका जो नाम है वो आगे आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। अब यहाँ पर जो मैंने नीचे लिखा है ना, हाइंज डिलेमा, जैसे पियाजे ने एक स्टोरी सुना करके बच्चों का मोरल डेवलपमेंट के 2 स्टेजेस दिए थे, ऐसे ही कोलबर्ग ने एक हाइंज नाम के व्यक्ति की कहानी पेश करी कुछ बच्चों के सामने। साथ ही ध्यान में रखना कि जिन बच्चों के सामने इन्होंने कहानी पेश करी वो सिर्फ कौन थे, मेल बॉय, मतलब मेल थे, यानी कि बॉयज के सामने, सिर्फ लड़कों के सामने पेश करी थी, ठीक है। तो इन्होंने एक हाइंज डिलेमा, डिलेमा मतलब दुविधा, एक हाइंज नाम के व्यक्ति की दुविधा बहुत सारे बच्चों के सामने पेश करी, उनको वो स्टोरी सुनाई और फिर बाद में उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और उन क्वेश्चंस के बेस पर उन्होंने अपनी इस थ्योरी को गढ़ दिया, ठीक है, अपनी इस थ्योरी जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैं वो स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ वर्बली, आप भी मुझे बताना आपकी इसके पीछे क्या राय होगी। ये कहते हैं हाइंज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी जो बीवी थी वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और उसका इलाज जो है सिर्फ एक दवा से ठीक हो सकता था, और वो दवा एक स्पेसिफिक टाइप के केमिस्ट के पास थी। अब क्योंकि वो केमिस्ट ने उस दवा को बनाया था, तो हाइंज उसके पास जाता है कि भाई आपके पास ऐसे ऐसे दवाई है, मेरी बीवी जो है मर रही है, तो आप प्लीज इस दवाई को मुझे दे दो। बट उसने क्या किया, केमिस्ट ने क्या किया, उस दवाई का 10 टाइम जो है प्राइस रखा। अगर उस दवाई की कीमत मान लो 100 रुपए है, तो उसने 10 टाइम उसको करके उसने 1000 रुपए की वो दवाई कर दी। अब हाइंज ने क्या किया, कैसे भी करके उसके पास जो पैसे थे फैमिली से, परिवार से, रिश्तेदारों से, भाई बहन से लेकर के वो सिर्फ आधी कीमत ही यहाँ पर निकाल पाया, सिर्फ और सिर्फ आधी कीमत, वो सिर्फ 500 रुपए जुटा पाया, उसके अलावा 500 रुपए उसके पास नहीं थे। तो वो 500 रुपए लेकर के केमिस्ट के पास जाता और कहता है भाई मेरे पास इतना ही है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बीवी मेरे से दूर हो जाएगी, बिछड़ जाएगी, मर जाएगी, प्लीज आप मुझे दवाई दे दो। बट वो कहता है कि नहीं, मैंने तो इसको मेहनत से बनाया है और इससे मैं पैसे कमाऊंगा, अगर आपके पास है तो आप मुझे दो, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप यहाँ से जा सकते हो। तो इस केस में क्या करता है हाइंज जो है अपनी बीवी को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, वो रात के टाइम में उस दवाई को चुरा लेता है। क्या कर लेता है, चुरा लेता है। अब ये स्टोरी सुना करके हाइंज जो बच्चों के सामने, जो जिन मेल बॉयज के सामने, जिन लड़कों के सामने ये स्टोरी उन्होंने सुनाई, तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, क्या हाइंज ने सही किया या फिर गलत किया? हाइंज ने दवा चुराकर सही किया या गलत किया? आपकी नजर में हाइंज का जो लेवल है वो कितना है? आपकी नज़र में आप क्या सोचते हो इसके बारे में? तो कुछ बच्चों ने कहा कि भाई गलत है, भाई चोरी करना तो पाप है। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सही है, मर भी जाती ना। तो इस बेस पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, साथ ही एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन तो ये पूछा कि भाई बताओ क्या सही है या गलत है चोरी करना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, अगर वो चोरी नहीं करता और उसकी बीवी अगर मर जाती तो क्या पुलिस को उस केमिस्ट को गिरफ्तार करना चाहिए?
या फिर अगर वो चोरी नहीं करता तो क्या ये साबित होता है कि वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता? ऐसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, और ये जो क्वेश्चन है वो 10 से 16 साल के लड़कों से क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ ये बात जरूर ध्यान में रखना, बिकॉज यहाँ पर कैरल गिलिगन नाम की एक महिला आती है, कैरल गिलिगन नाम की एक महिला आती है जो इनको क्रिटिसाइज करती है, इनकी इस थ्योरी को, कि आपने सिर्फ मेल जो एस्पेक्ट है सिर्फ उसको अपनी थ्योरी में शामिल किया। क्या लड़कियों की कोई भूमिका नहीं होती? क्या लड़कियों की कोई मोरालिटी नहीं होती? क्या लड़कियों की कोई थिंकिंग पावर नहीं होती? आपने सिर्फ और सिर्फ बॉय सैंपल को शामिल करके थ्योरी बनाई है। इसलिए कैरल गिलिगन, आपसे पूछा जाता है किन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थ्योरी को, तो कैरल गिलिगन नाम की महिला ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। और साथ ही ये भी कहा है कि लड़कियों की अपनी एक सोच की जो क्षमता है वो होती है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अब जितने भी ये 10 से 16 साल के लड़के थे, उन्होंने जो जो आंसर किए उसके बेस पर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के इस थ्योरी के 3 लेवल दिए हमें। एक लेवल है आपका जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं, दूसरा जो लेवल है उसे हम कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं, और तीसरा है जो कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहलाता है। आपसे पूछा जाता है कि लेवल कितने दिए हैं इस थ्योरी में, तो लेवल दिए हैं 3, और अगर जब हम स्टेजेस की यानी कि चरणों की बात करते हैं, चरण कितने दिए हैं, तो चरण दिए हैं 6। स्तर अगर पूछे जाए तो स्तर 3 और स्टेज दिए हैं 6। हर लेवल में 2 स्टेज काउंट है, इसलिए 2 इसके 2 इसके 2 इसके, और आपके 6 स्टेज यहाँ पर बन जाते हैं। क्वेश्चन आपसे यहीं से ही पूछा जाता है। ये जो चीजें थी वो आपको समझनी थी, अगर आप ये समझ पाते तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब प्री कन्वेंशनल लेवल को जो बोला जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म यानी कि वितरणात्मक यथार्थवाद। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना, स्टार लगा लो इस लेवल को। इस लेवल को क्या बोला जाता है, चलो बाद में बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मोरालिटी है, इस लेवल के अंदर जो मोरालिटी है वो आउटसाइड इम्पोज्ड है, यानी कि बच्चों के अंदर कोई भी मोरालिटी नहीं है, कोई भी नैतिकता बच्चों के अंदर नहीं है, और मोरालिटी जो है वो बाहरी है, आउटसाइड मोरालिटी इम्पोज्ड यानी कि थोपी गई है बाहर से, बच्चों के ऊपर थोपी जा रही है बाहर से। ठीक है, कि आपको अच्छा बनना है, तो वो आउटसाइड मोरालिटी है इस स्टेज के अंदर। और यहाँ पर इस स्टेज के अंदर जो बच्चे आते हैं वो आपके 4 से 10 वर्ष के आते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 4 से 10 वर्ष के बच्चे भी कितना ही सोच पाते हैं, उनके अंदर इतनी मोरालिटी नहीं आती है। और इस लेवल को, इस प्री कन्वेंशनल लेवल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं होती है। अब इसके अंदर जो पहली स्टेज होती है वो ओबीडियंस और पनिशमेंट यानी कि दंड और आज्ञा अभिमुखता, उन्मुखता, बहुत सारे इसके हिंदी में नाम हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ कैसे माने, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कैसे मानते हैं, सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए ही बातें मानते हैं इस स्टेज के अंदर। ठीक है, इस स्टेज के अंदर वो बच्चे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए काम करते हैं और कुछ भी नहीं, उनको इसके अलावा और कुछ नहीं पता होता है। उनको बस ये पता है अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, ये मैं बात नहीं मानूंगी, तो फिर मेरे पेरेंट्स मेरे पे डांटेंगे मुझे या फिर मुझे मेरी पिटाई करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए यहाँ पर चीजों को माना जाता है इस स्टेज के अंदर। सेकेंड जो स्टेज है वो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की स्टेज है। व्यक्तिगतता और विनियम, हिंदी में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। इस स्टेज को टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहा जाता है। टिट फॉर टैट, और टिट फॉर टैट तो आप सबको पता है, जैसे को तैसा। बच्चों के अंदर मोरालिटी नहीं है, आउटसाइड इम्पोज्ड है इस पूरे लेवल के अंदर, जिसके अंदर 2 स्टेज होती हैं। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो पूरे ईगोसेंट्रिज्म के अंदर है, अहम केंद्रिता के अंदर है, कि बच्चों को सिर्फ ये लगता है कि कोई चीज अगर मैं मान रहा हूं तो उसमें मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा। वो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट की स्टेज आप इसको कह सकते हो, सेल्फ इंटरेस्ट की स्टेज। ठीक है, यानी कि स्वयं, और इंटरेस्ट क्या होता है, रुचि, भाई देख लेना। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट की स्टेज इस अवस्था को बोला जाता है, यानी कि बच्चा यहाँ पर खुद का जो इंटरेस्ट है वो देखता है, कि बच्चा ये देखता है कि कोई भी चीज करने में उसका क्या भला है। और टिट फॉर टैट का मतलब ये होता है कि इस स्टेज में बच्चा ये सोचता है कि तूने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं भी तेरी पेंसिल तोड़ूंगा। ठीक है, तूने मेरे को धक्का मारा, मैं भी तेरे को धक्का मारूंगा। टिट फॉर टैट की अवस्था, तू जैसे करेगा मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज की अवस्था बोला जाता है। साथ ही इसको पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन भी बोला जाता है। बहुत सारे इसके नाम हैं, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। ठीक है,
इसको ये नाम से, ये बहुत सारे नाम से बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो ये सारे नामों को लिख लेना। इस स्टेज के अंदर बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए चीजें मानता है और इस स्टेज के अंदर बच्चा सिर्फ अपना फायदा देखता है कि उसका उस चीज में क्या बेनिफिट है ये चीज मानने में, ठीक है। उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत और रूढ़िगत स्तर आता है। ये जो अवस्था होती है वो आपकी 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। यहाँ पर जो है एक तरीके से एडोलसेंस लेवल के बच्चे आते हैं। यहाँ पर जो है मोरल रियलिज्म है, मोरल, इस स्टेज को मोरल रियलिज्म, स्टेज नहीं लेवल है ये, ठीक है। इस लेवल को मोरल रियलिज्म लेवल बोला जाता है। यहाँ पर तो कोई भी था नहीं इम्पोज, बाहरी तरफ से जो है नैतिकता इम्पोज करी जा रही थी बच्चों के ऊपर। यहाँ पर बच्चों के अंदर नैतिकता तो आ चुकी है, नैतिकता तो है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ भी चीजें गलत हो रही है तो वो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। उनके अंदर इतनी नैतिकता नहीं आई कि वो क्वेश्चनिंग करके पूछ ले कि ये तो हो रहा है तो गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो उनके अंदर नैतिकता है, बट उनको ये लगता है कि कोई भी जो नियम बनाए हैं वो समाज में बनाए हैं और हमें समाज का हिस्सा रहते हुए उन नियम को मानना जरूरी है, ठीक है। तो मोरल रियलिज्म का मतलब रूल्स आप बदल नहीं सकते, आप नियमों को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी कन्वेंशनल लेवल है। इसके अंदर आपके दो स्टेज आती है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, यहां पर जो बच्चा है रूल्स को मानने की कोशिश करता है ताकि वो अच्छा बन सके। तो इस अवस्था को गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज भी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर बच्चे जो है चीजें तभी मानते हैं जब उनको ये लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। आपने क्लासरूम में देखा होगा ना, जैसे अगर कोई बच्चा काम नहीं करके लाता तो वो दूसरा बच्चा फट से जाके कहेगा मैम ये तो काम नहीं करके लाया, ताकि उसको प्रेज मिले कि वो गुड बन जाए। दूसरों के गुड बुक्स में आने के लिए यहाँ पर बच्चे चीजें ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन मतलब स्ट्रिक्टली आपको कानून को फॉलो करने वाले यहाँ पर आते हैं, जिनकी मोरालिटी ऐसी होती है। अगर मैं हाइंज के केस की बात करूं तो ये जो बच्चे हैं वो क्या कहेंगे, हाइंज को बिल्कुल भी स्टील नहीं करना चाहिए है, हाइंज को चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज चोरी करना गलत बात होती है। बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते हैं, बच्चे चीजों को सोच नहीं पाते, बियॉन्ड थिंकिंग नहीं कर पाते हैं कि अगर उसने चोरी नहीं की तो उसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि लॉ कुछ कानून व्यवस्था है जो बनाई गई है, हमें उनको मानना है, दैट्स इट। इसलिए उनकी क्या थिंकिंग होगी कि हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल अगर और लेके चलूं तो रेड लाइट वाला जो मैंने आपके साथ एग्जांपल बताया था कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो ये बच्चे क्या कहेंगे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए रेड लाइट को जंप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है, लेवल आता है ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल है। इसको मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहयोग की नैतिकता, सहयोग की नैतिकता। और ये आपके साथ मैंने भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर क्या करते हो आप रूल को चेंज कर देते हो, इंटेंशन देखा जाता है, आप किस वजह से आप नियमों को बदलना चाहते हो, ठीक है। तो इसी लेवल के अंदर क्या है, ये लेवल जो है बहुत कम लोग, सिर्फ 10 से 15% लोग ही इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और ये आपका 13+ तक की एयर हो जाती है, ठीक है, 13+ अडल्ट लेवल तक की सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर 10 से 15% लोग पहुंच पाते हैं। अगर बात करूं 5th वाली स्टेज की, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, सामाजिक अनुबंध अनुमुखता है, यहां अगर इसकी बात करें, इसमें जो बच्चे आते हैं वो क्या सोचते हैं, ऐसे नियम ऐसे कानून जो हमारी भलाई के लिए ना हो, हमें उनको बदल देना चाहिए। रेड लाइट वाला एग्जांपल है, तो ये बच्चे क्या कहेंगे, इनकी मोरालिटी इतनी यहाँ पर डेवलप, यहाँ पर जो है मोरालिटी अपनी अब पर्सनल तरीके से हो चुकी है, ठीक है। अब इस लेवल के अंदर जो मोरालिटी है वो ना तो समाज की तरफ से थोपी जा रही है, ना वो आउटसाइड तरफ से थोपी जा रही है, बल्कि यहाँ पर बच्चों की जो है सेल्फ मोरालिटी आ चुकी है, यानी कि खुद की नैतिकता आ चुकी है। अब बच्चे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे सोच सकते हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से परे जाकर के सोच सकते हैं कि ये चीज हो रही है तो मतलब ये चीज गलत हो रही है, ये चीज हो रही है तो मतलब ये चीज सही हो रही है, ठीक है। अब वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको सेल्फ मोरालिटी की अवस्था भी कहा जाता है।
अब इसमें क्या कहेंगे बच्चे, भाई रूल को तोड़ दो अगर कोई रूल आपके भले के लिए नहीं हो। हाई इंच को बिल्कुल चोरी कर लेनी चाहिए है, क्योंकि अगर बीवी नहीं रहेगी ऐसे रूल का क्या फायदा जिससे किसी की जान चली जाए। रेड लाइट को, ट्रैफिक को, रेड लाइट जो है उसको तोड़ देना चाहिए एम्बुलेंस को, बिकॉज मरीज जो है वो कहीं ना कहीं चला जाएगा अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं। तो इसे स्टेज को लोग क्या कहते हैं, मतलब चेंज की फीलिंग रखते हैं कि ऐसे नियम जो हमारे भलाई के लिए नहीं है उसको बदल दो। उसके बाद यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ये बहुत ही हाईएस्ट उसूलों वाले सिद्धांत होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो समाज के बारे में ना सोच करके सिर्फ अपने उसूलों पर चलते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लो, नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी है और भगत सिंह का आप मान सकते हो। ये वो लोग होते हैं जिनकी मोरालिटी जो है कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पर होती है, और भले ही सोसाइटी के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाए बट अपनी बात पर अड़े रहते हैं। भगत सिंह को पता था कि भाई जो ब्रिटिशर्स है वो कहीं ना कहीं उनको जो है मौत देंगे, लेकिन हो सकता है बहुत ही एक खराब मौत दें, फिर भी वो डटे रहे उस चीज में और उन्होंने कुर्बानी भी दी। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मतलब कम ही लोग इस स्टेज तक जा पाते हैं, बहुत उसूलों वाली होती है ये स्टेज, ठीक है। तो बहुत कम लोग, इसलिए कहा था कि 10 से 15% ही आपको पोस्ट कन्वेंशनल तक अंदर जो है जा पाते हो, बल्कि सारे जो लोग हैं यहीं तक ही सिमट के रह जाते हैं। तो ये कुछ 3 लेवल थे जो हमने 6 स्टेजेस पढ़ी है। मैंने इन सबको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। आपको नोट्स में विदिन 1 वीक प्लीज सच में अवेलेबल करा दूंगी, बहुत मैसेज आते हैं नोट्स कम मिलेंगे, तो अवेलेबल करा देंगे। थोड़े से बच रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये थी आपकी नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया तो भाई जरूर लाइक कर दो वीडियो को और सभी साथ शेयर जरूर कर दो सभी ग्रुप्स में, ताकि सबको पता चल जाए यहाँ पर एस्टेट की तैयारी हो रही है। आपको ये चीज को समझना है अच्छे से, आपको जरूर ध्यान में रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म कौन से लेवल को बोला जाता है, मोरल रियलिज्म कौन से लेवल को बोला जाता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को हम मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन बोलते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपका 4th और 5th और 6th से या फिर इससे 3rd से आ जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी आपने ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।